अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है। आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ अपना वीडियो वीलॉग लेके आए। उसकी वजह ये है कि ज़हीर साहब ज़ाहिर है सहाफ़ी हैं और इस वक़्त इलेक्शन का ज़ोरों-ज़ोर है और वो फील्ड के अंदर गए हुए थे, उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। लेकिन दारुल हुकूमत में भी बहुत सी खबरें इकट्ठी हुई हुई हैं और पंजाब के अंदर भी बहुत से जलसे और उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई बच्चों से, डीजीआईएसआई की मुलाकात हुई बच्चों से, शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उसके अलावा जलसे बहुत ज़्यादा हुए और कुछ नारोवाल की सूरत-ए-हाल हमें ज़हीर बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, आज नारोवाल की हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 3-4 यूथ के साथ जो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। उससे पहले भी हमने देखा था कि वज़ीर-ए-आज़म काकड़ जो थे वो लम्स गए थे, फिर एक और कॉलेज के अंदर गए थे, पीटीवी के ऊपर वो सारे खिताब जो थे लाइव दिखाए गए थे, तमाम चैनल ने वो किया था। अभी डीजीआईएसआई का जो था, उनका भी कोई खिताब हुआ, उसके बारे में एक सहाफ़ी ने खबर दी कि जी वहाँ पे इमरान खान ज़िंदाबाद के नारे लगे, जबकि मैंने मंसूर अली खान का वीलॉग देखा, मैंने उमर चीमा का सुना और कुछ 1-2 और सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, तो उन सबका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सवालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए, सियासतदानों के बारे में भी हुए, करप्शन के ऊपर हुए, 9 मई के ऊपर भी हुआ। बल्कि मुझे एक बच्चे का सवाल बड़ा अजीब लगा कि वो कह रहा था, "जी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो पढ़े-लिखे क्यों नहीं आते?" तो भई जिनसे आप सवाल पूछ रहे हैं, वो क्या पीएचडी हैं? मतलब से आप वो बात तो ऐसी करें कि जो मतलब आप किसी ऐसी कि जिसका कोई वेटेज हो। वज़ीर-ए-आज़म है, उसको अवाम चुनती है, अगर आपको पढ़े-लिखे नहीं लगते, आप ना उनको वोट करें। तो ये उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ यूथ का। फिर आसिम मुनीर साहब ने आज बात की यूथ के साथ, उसके बारे में भी हमें ज़राए की खबरें हैं, लेकिन मैंने बहुत से सहाफ़ियों की ट्वीट देखी, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे मौजूद थे। उनसे भी सवालात हुए, उनसे भी सवाल हुए कि आप हुकूमतों को क्यों निकालते हैं? तो उन्होंने कहा जब जी अगर मुल्क टूट रहा होगा, कोई गद्दारी कर रहा होगा, तो फिर हम ऐसे तो नहीं चलने देंगे। और पार्लियामेंट 5 साल की आती है, हुकूमतें बदलती रहती हैं। इमरान खान के ऊपर सवाल हुआ अदम-ए-एतमाद का, तो उन्होंने कहा जी वो अपने 172 बंदे पूरे कर लेते। अदम-ए-एतमाद थी, इंडिया में आई, बर्तानिया में आई और इस तरह उन्होंने कहा कि जी इमरान खान भी पार्लियामेंट के अंदर रहते। तो आप इन दोनों मुलाकातों को किस तरह देख रहे हैं? अच्छा बिल्कुल तो आपने सही कहा। चलें यूथ पे बाद में आ जाते हैं। ये वाक़ई डीजीआईएसआई और फिर ये आर्मी चीफ के जो बयानात हैं, अभी मैं बल्कि उससे पहले रिज़ा फ़ारूकी का तो ख़ैर ट्विटर के ऊपर पूरी डिटेल आई हुई थी। लेकिन मैं सलीम साफ़ी साहब को कहीं सुन रहा था, आपको पता है सलीम साफ़ी साहब इस तरह के हलकों के बहुत ज़्यादा करीब भी हैं। हुँ, तो हुँ। उनकी बातों से मुझे लगा है कि अफ़गानिस्तान और उस बाकी सारी पॉलिसीज़ के अलावा सियासत के ऊपर अच्छी खासी बात हुई है वहाँ पे। और सियासत मतलब सियासत इन द सेंस के ये हुकूमतें गिराने की, जिस तरह आपने भी बात की है, गिराने और ये वो, तो उसके ऊपर अच्छी खासी बात हुई है। इसके ऊपर अब लोग जो है वो अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें तो आमिरों ने आके जो इलेक्टेड हुकूमतें थी, उनको गिराया है, उनको ख़त्म भी किया है। फिर ये रिसेंट पास्ट में जो तब्दीली आई थी वो क्योंकि इनके दौर में आई है, उस टाइम ये मतलब बन चुके थे। तो इसलिए ये चीज़ें बल्कि नहीं ये थे नहीं, नहीं, थे तहरीके अदम-ए-एतमाद जब आई थी तो जनरल बाजवा थे। बाजवा साहब थे बाजवा साहब थे, बिल्कुल। लेकिन आपको पता होगा कि उसके बाद जो मामला असल में चला था ख़ास तौर पे इनकी सिलेक्शन के हवाले से कि कौन रखेगा, उसके सारा मतलब सारा कुछ आपको पता है कि उस टाइम क्या-क्या हुआ था कि आर्मी चीफ किसको बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें जिस तरह सियासत के ऊपर बात की, स्टूडेंट्स ने भी बात की वहाँ पे, तो आप इलेक्टेड हुकूमत को साइड पे करना, ये गद्दार कौन है, ये तो हर कोई, जितने भी सियासतदान आज तक आए हैं, उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगता रहा है। क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बिल्कुल। क्या भुट्टो साहब, क्या नवाज़ शरीफ साहब, क्या इमरान खान साहब। और ये मज़े की अली बात है, खान, बाचा खान फिर हम सारों ये पे। केस लेके आते हैं। मतलब ये अगर नून लीग की हुकूमत पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाती है, उनकी लीडरशिप पे लगाती है, इन यूज़ हमेशा सियासतदानों को किया जाता है, लेकिन ये आता कहीं और से है। और फिर उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करवाया जाता है, अपने तरीके से बताया जाता है कि कौन गद्दार है इस मुल्क का, कौन नहीं है। तो ये फैसला तो खैर फर्द वाहिद ने नहीं करना, ना आपने करना, ना मैंने करना है, ये अवाम ने करना है कि मुल्क का गद्दार कौन है। ये वोट के ज़रिए होगा फैसला, क्योंकि आप अगर कोई फर्द वाहिद फैसला करेगा तो उसको तो अपने मफादात और अपने हो सकता है कि ज़्यादा मुल्क के आगे हो सारी चीज़ें। तो ये फैसला उन्होंने करना है। तो इस तरह की जो जितनी भी अब मुलाकातें हो रही हैं या इस तरह की जो इंटरेक्शन हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, वो इन दिनों में बड़ी हुआ। और जिस तरह आपने आईएसआई वाला बताया डीजीआई का, तो वहां पे भी ठीक है, नारे लगे हैं या नहीं लगे, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया है, लेकिन वहां पे सियासत के ऊपर बात हुई है।
अब मसला ये है कि क्या डीजीआई का काम है सियासत करना या सियासत के हवाले से बात करना, ये उनका काम है? क्यों सवालात तो तभी किए जाते हैं ना, आप वहाँ पे ज़ाहिर है इंटेलिजेंस की जो मालूमात है वो तो शेयर करने नहीं जा रहे, इंटरेक्शन करने जब जाएंगे तो मुल्क की हवाले से बात होगी, सियासत के हवाले से बात होगी, इसी तरह की बात होगी, हसास नोयत के मामलात के ऊपर तो बात हो ही नहीं सकती। तो मसला अब ये है कि वहाँ अच्छा पे वो उसमें ज़हीर उसमें ये कि मैंने आपको पहले बताया ना कि मैंने मंसूर अली खान का वीलॉग देखा तो उन्होंने बताया कि 12 यूनिवर्सिटियां जो थी टॉप की लाहौर की उनके 500 के करीब स्टूडेंट थे जिनसे डीजीआईएसआई ने बात की थी। तो सबसे कम जो एक आध बात हुई थी वो 9 मई के ऊपर हुई थी, ज्यादातर अदलिया, जुडिशरी, करप्शन, फॉरेन पॉलिसी, इनके ऊपर उनका कहना था कि बच्चों ने ज्यादा फोकस किया हुआ था। लेकिन मेरा हमेशा से एक चीज ये रही है कि देखें हम लोगों ने हमेशा यूथ समझ लेते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा है, जो लम्स में बैठा पंजाबी में से, क्यों नहीं इंगेज किया जाता खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स को, फाटा के स्टूडेंट को, बलोचिस्तान के स्टूडेंट को, जनूबी पंजाब के स्टूडेंट्स को, इंटीरियर सिंध के स्टूडेंट्स को? वो भी तो यूथ है। आप जब 60% यूथ कहते हैं तो उसमें ये 4-5 हजार बच्चा नहीं आता जो आपके एलीट कॉलेज या उसमें पढ़ रहा है। उनको जाके सुने कि उनके ग्रेवेंसेस क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपकी पॉलिसीज को लेके क्या सोच रहे हैं। यूथ को एंगेज तो सारे करना चाह रहे हैं। आज शबाश्री साहब ने भी एक बंद कमरे के अंदर कुछ स्टूडेंट के साथ जो उनके दानिश स्कूल से पढ़े हुए थे उनके साथ बातचीत कर ली है, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। आप यही कहेंगे, ठीक है, लेकिन बात आपकी ठीक है, चले उन यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं जाया जा रहा जहां के बच्चों के ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं? ये बात ठीक है, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन आपका जो सवाल का पहला हिस्सा है ना, उसमें आपने जिस तरह कहा ना कि वहां पे सवालात हुए और कुछ 9th मई पे हुए। अब यहाँ से आप मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि टिल्ट किस तरफ है यूथ का। यूथ क्या कहना चाह रही है, क्या पूछ रही है, किन से पूछ रही है, किस हलकों से पूछ रही है, किस किस्म के सवालात उठा रही है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दूसरे सूबों के दरमियान में बिल्कुल एहसास महरूमी पहले से है। पुराने सियासतदानों को अगर आप चाहते हैं कि वो नई यूथ को एंगेज करें, तो फिर दूसरे सूबे में ज्यादा जरूरत है, बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है, केपी में भी जरूरत है और सिंध में भी जरूरत है कि वहां के स्टूडेंट्स को, तो जिस तरह का एक परसेप्शन बना हुआ है कि पता नहीं पंजाब फैसले करता है या पता नहीं पंजाब की स्टैब्लिशमेंट फैसले करती है, या इस तरह का एक परसेप्शन है, इसको भी दूर करने की जरूरत है। और देखें जिस तरह अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब गए थे, तो इन्होंने एक आध जगह वो बलूचिस्तान गए थे, ज्यादातर इन्होंने भी शुरुआत जो की थी वो तो बाद में फिर उनके ख्याल आया कि मुझे दूसरी जगह भी जाना चाहिए, बलूचिस्तान भी जाना चाहिए, तो शुरुआत उन्होंने भी पंजाब से की है। तो बिल्कुल मैं आपसे आपकी इस चीज से एग्री करता हूँ कि जो स्टेट होती है, रियासत होती है, वो सब सूबों के लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। उनको सबको एंगेज करना चाहिए, क्या वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियां, क्या वो बाकी 3 सूबों की यूनिवर्सिटीज अच्छा, हो। अच्छा, उसमें ज़हीर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम हमारा इस वक्त मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, तो हमें लग रहा है कि जैसे यूथ आज ही बहुत बाशोर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब मुशर्रफ का रेफरेंडम था और हम स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के, हम उसके रेफरेंडम में उसके अगेंस्ट जाके वोट डाल के आए थे। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, हम अपने उसका इजहार नहीं कर सकते। फिर इमरान खान के दौर के अंदर जनरल बाजवा नर्स यूनिवर्सिटी में गए थे और मेरी अपनी नीस वहां पे पढ़ रही थी, तो उन्होंने हमें बताया कि तमाम मोबाइल फोन रख लिए गए थे और तमाम जो चीजें थी उनसे उनको कुछ रिकॉर्ड नहीं करने दिया जा रहा था। इमरान खान का दौर था, तब भी स्टूडेंट ने बड़े सख्त किस्म के क्वेश्चन किए थे और उसमें नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी हुए थे कि आप हुकूमतें क्यों गिराते हैं, आप हुकूमतें चलने क्यों नहीं देते हैं। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हुए थे कि आप किसी वजीर आजम को क्यों डिक्टेट करवाते हैं फॉरेन पॉलिसी। बात यह कि अब चूंकि लाइव गई हैं चीजें, सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट हो गया, सोशल मीडिया पे ये चीजें बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई, उन दोनों में करती, तो यूथ में शौर आता जा रहा है और भुट्टो के जमाने से यूथ के अंदर शौर आना शुरू हुआ है। लेकिन यह है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, चूंकि हर चीज जो होती है वो सोशल मीडिया पे आ रही है, दिखाया बहुत जा रहा है, तो शायद हमें लगता है कि यूथ आज बाशौर हुई है। ऐसा नहीं है, हर दौर में यूथ के अंदर कुछ ना कुछ लोग जरूर होते हैं जो ऐसे सख्त सवालात करते हैं। जी बिल्कुल, और ये है, और आपकी बात से मैं अगर आगे बढ़ाऊं कि यूथ के अंदर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते, उनकी किसी पार्टी से या किसी सिस्टम के साथ जुड़े हुए इंटरेस्ट नहीं होते, वो कंपैरेटिवली आजाद होते हैं। दूसरे जो लोग हैं ना, तो वो फिर खुल के सवाल भी पूछते हैं, और सवाल पूछने से मेरा हमें किसी माशरे को ना तो कदर लगानी चाहिए, ना उस तरह का खुल के वो उसको फेस करना चाहिए। और सोशल मीडिया की जिस तरह आज आर्मी चीफ ने भी बात की है, मैं शनीला इस चीज के ऊपर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सोशल मीडिया किसी जगह के ऊपर आके फेक न्यूज भी फैलाता है, किसी जगह के ऊपर आके किसी की पगड़ियां भी उछालता है।
किसी जगह बहुत पे ज्यादा ही आके होता है, हाँ। करता है, सारा कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन इसको आप किसी एक क्लास के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते, इशारे नहीं कर सकते। सब बहुत सब सी करते ऐसी हैं। चीजें हैं जिसमें सियासतदानों की पगड़ियां उछाली जाती हैं और मुबीना तौर पे उसका इशारा किसी न किसी इदारे की तरफ किया जाता है, तो वो भी तो सोशल हम्म। मीडिया यूज करके सारा कुछ कर रहे होते हैं ना। तो इसी तरह कई साफियों को भी डायरेक्शन दी जा रही होती है, वो भी साफियों को यूज करके, तो एक ये किसी पराये में बात कर देना कि सोशल मीडिया का, बाकी बात उन्होंने ठीक की होगी कि कोई फासिक खबर लाए जो उन्होंने हदीस का हवाला दिया सारा कुछ, लेकिन ये सिर्फ किसी एक की तरफ इशारा नहीं किया जा सकता, उसमें अपनी तरफ भी, अपने गिरबान के अंदर भी झांकना पड़ेगा। और देखिए ज़हीर, इस बात से तो हम दोनों एग्री करेंगे, आपके जो भी व्यूज हो मेरे भी, कि एक पूरे तरीके से कैंपेन चला के सियासतदानों को मलाइन किया जाता है। हर दौर के अंदर सियासतदानों के खिलाफ एक रायनामा बनाई जाती है, जैसे करप्ट भी वही है, चोर भी वही है, गद्दार भी वही है, और उसके अलावा बाकी जो हैं, जो लोग बाकी इदारे हैं, वो सारे मुहब्बे वतन हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सियासतदान फांसियां भी चढ़ते हैं, सियासतदान जो है वो जेलों में भी जाते हैं, सियासतदान जलावतन भी होते हैं, सियासतदान हर तरह का एहतसाब देते हैं, और उसके बावजूद वो फिर इस अवाम के अंदर मौजूद होते हैं। ये बात ठीक है, उन्होंने एंड ऑफ द डे, अब मतलब आप जाके देखें ना कि इस वक्त जो भी है, चले 4 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, जब भी इलेक्शन होता है, उन्होंने अवाम के अंदर जाना है, और हमारा पार्लिमानी सिस्टम है, और हमें इस पार्लिमानी सिस्टम को फेयर बनाना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा बनाना चाहिए इसके ऊपर, ताकि लोग सवालात ना उठाएं। इसको आजादाना मतलब देना चाहिए, एक माहौल देना चाहिए जिसमें फले फूले, ना कि इसके ऊपर ऐसी ऐसी कदगनें लगाई जाए कि लोग सवाल करें और लोग उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। अब तो ये देखें ना, अब इलेक्शन होने जो जा रहा है, या पहले भी जो इलेक्शन हुए, मैं सिर्फ 24 की बात नहीं करता, पहले भी इलेक्शन हुए, हमेशा इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब तो वो साफी सवाल उठा रहे हैं। देखे सोहेल वड़ाई जैसे बंदे अब सवाल उठाना शुरू हो गए कि किस किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में पार्लिमानी सिस्टम में जमहूर ने फैसला करना होता है, तो उसी को करने देना चाहिए। वैसे सुहेल वड़ाइच साहब वही हैं जिन्होंने 2018 से पहले लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी, यानी कि उस वक्त भी लोगों को पता था ये हुकूमत जारी। अच्छा, इसी से ज़हीर एक और सवाल मैं आपसे करती हूँ। आज फैसल वाडा साहब थे, उन्होंने कहा है जी नवाज शरीफ को 80 सीट्स मिलेंगी। फिर मैंने किसी और सहाफी की ट्वीट देखी, नवाज शरीफ को 80 से 90, यानी कि डिसाइड हो गया वह सीट्स। फिर वो आज सुहेल वड़ाइच ने भी कॉलम लिख दिया कि जी पहले था कि नवाज शरीफ को हुकूमत मिलेगी, फिर कहा कि नहीं जी पीपल्स पार्टी को मिलेगी, अब कह रहे हैं कि नहीं जी वो कुछ आजाद जीत के उनको साथ मिलाया जाएगा। और बिलावल भुट्टो बार बार ये बात कहते हैं कि जो आजाद उम्मीदवार उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। आज फैसल वाडा भी कह रहे थे ये आजाद की मंडियां और बोलियां लगेंगी। उस पर फिर इरफान सदीकी ने कहा था कि अगर आप लोग ये पहले से माइंड बना, क्योंकि अभी तक आपके जो भी डिसएग्रीमेंट हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या मरियम नवाज की तरफ से ये नहीं आया कि हम आजाद उम्मीदवारों को मिला के हुकूमत बनाएंगे। इवन इस्तेहकाम पार्टी ने भी कहा कि हमारी बातचीत चल रही है पीटीआई वालों के साथ। एक अजीब सी मतलब सूरत हाल है कि एक पार्टी है, उसने इलेक्शन लड़ना है, उसके आजाद उम्मीदवारों के ऊपर सब अपनी निगाहें टिका के बैठ गए। और फिर फांस सिद्दीकी ने कहा था कि आप क्यों उनको बिकाऊ माल समझ रहे हैं, उनको पार्लियामेंट में आने तो दे, उनको जीतने तो दे, देखें तो सही वो अपना क्या अपना रंग दिखाते हैं। तो ये सारे पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों पे नजर लगा के बैठ गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। देखें, इरफान सिद्दीकी साहब का तो ये है कि कल कला आजाद उम्मीदवार की अगर जरूरत पड़ी पीएमएलएन को, वो भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन एक चीज मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जिस तरह अभी नहीं, पहले से ही लेकिन कहना शुरू, उन्होंने, लेकिन जहीर ज़हनी उन्होंने तौर कहा नहीं है। हाँ, ज़हनी तौर पे वो मान चुके हैं कि हमारी वोट बैंक नहीं है। अच्छा, सबसे अहम नुकता इसमें पता क्या है? इसमें सबसे अहम नुकता ये है कि माइनस पीटीआई करने का ये मतलब ना लिया जाए, ये किसी की तरफ से मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपके ऊपर हमने हाथ रख दिया है। इस तरफ भी कंफ्यूजन जान के फैलाई जा रही है, ताकि यहाँ पे भी हम अपनी चीजें मनवा सकें और अपना सारा कुछ करवा सकें, और जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि उसका असर कहीं ना कहीं आपको पीएमएलएन पे भी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मियां साहब के जलसे अब चले कंपेरेटिवली थोड़े से शुरू हुए हैं, लेकिन मियां साहब के वाले से भी कहा जा रहा है कि वो जरा डिमोरलाइज्ड है शायद, या शायद उन्हें भी अनसर्टेनिटी है कि, या उन्हें कंफ्यूजन का वर्ड अभी सोहेल वड़ाई साहब भी यूज कर रहे थे। तो वो मतलब है उस तरफ भी ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं, सबको डरा के रखा जा रहा है। अगर मैं इसका क्रक्स निकालूं, सबको डरा के भी रखा जा रहा है, कंफ्यूज भी रखा जा रहा है, ताकि इस उसमें रहे कि नहीं 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 हो सकता हमें हुकूमत मिलेगी नहीं मिलेगी। जब इस उसमें रहेंगे तो वो वहां पे अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से मनवाया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि नवाज लीग को अगर इतना कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जाना पड़े तो ओपोजिशन में बैठ जाए। ओपोजिशन में बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है कि इतना ज्यादा उनको आईपीपी के साथ भी हो, फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी हो। लेकिन देखना ये कि बिलावल भुट्टो जितनी उन्होंने बातें की हैं और जिस तरह की वो अब जुबान इस्तेमाल करें, क्या वो आके नवाज लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी एब्सेंस के अंदर कुछ जलसे हो गए, हमने आखिरी उकाड़ा वाला डिस्कस किया।
एक जलसा हुआ मानसेरा में, एक हुआ है मानसेरा में, एक हुआ है ननकाना में, और एक हुआ है कल ननकाना में आज हुआ है कल। नहीं, ननकाना में आज हुआ है, अहमदपुर शर्किया में शहबाज शरीफ ने किया है, और कल रैली निकाली थी नवाज शरीफ ने अपने हलके के अंदर। तो एक गहमा गहमी जो थी वो शुरू हो चुकी हुई है, और नवाज शरीफ वैसे मानसेरा और ननकाना के जलसों के अंदर अपने रवायती रंग में नजर आए, जो उनका रंग होता है। अच्छा, इसमें आप मेरे से अगर 1 2 3 पूछे ना, पहले नंबर पे मानसेरा का जलसा था इसमें, दूसरे नंबर पे आप अहमदपुर शर्किया वाला जलसा था, तीसरे पर ननकाना वाला था। जबकि मैं ये मानसेरा के जलसे की मैंने तकरीर भी पूरी सुनी, उनमें मियाँ साहब का, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मियाँ साहब की जो रंग वो नहीं था हाफिजाबाद में, मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था, और ना ही उनका वो था, आपने कहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन वही मियाँ साहब जो है 2 दिन बाद जाके जब मानसेरा में जलसा कर रहे थे, वो उनका एतमाद का लेवल हाफिजाबाद के जलसे से कहीं ज्यादा था, और उनकी ड्यूरेशन तकरीर करने की हाफिजाबाद के जलसे से कहीं ज्यादा थी, और उन्होंने कुछ लाइटर अंदाज में बातें की। और ये जो अहमदपुर शर्किया वाला था, वहां पे भी जाहिर है वहां, का था। हाँ, शहबाज शरीफ का, बिल्कुल शहबाज शरीफ का था। वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट वगैरह, वो खैर जलसों में ऐसी होती है, लेकिन वो बेहतर था। लेकिन जो रात वाली रैली थी, इसमें मैंने, क्योंकि वहां के रिपोर्टर की भी सुनी, मैंने दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर भी जाके देखा, मैं क्योंकि जब मैं लेता हूँ, फिर एक तो आप जिसे खबर ले रहे होते हैं उसका अपना टिल्ट भी आपको पता होता है कि इसका क्या है। तो फिर मैंने मुख्तलिफ जगह पे जाके देखी, वो रैली कोई इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो नोनी चौक से निकल के तंग तंग गलियों में लेके जाया गया उसको, रैली को। और जिस तरीके से, और उसमें एक और जो रिपोर्टर जो उसको फॉलो करते हुए आ रहे थे, कि उस हल्के एन 130 से ज्यादा जाति उमरा के लोग जो थे, वो ज्यादा जाति उमरा से लोग ज्यादा फॉलो करते हुए मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा के आए थे। और उनका यह था कि तंग गलियों में जाने की बजाय इन्हें खुली जगहों का इंतखाब करना चाहिए था। वो रैली को इतनी जानदार नहीं थी। अच्छा, मैंने जिनसे पता किया था वो सारे कह रहे थे कि रैली बहुत ठीक थी, क्योंकि हर जगह के अंदर लोग निकल रहे थे, वो सारे साथ साथ तो नहीं, क्योंकि पैदल थे लोग, इर्द गिर्द आते थे और नारे नूरे लगाते थे, फिर वो आगे चले जाते। दूसरा, मैं NA-130 जो है मेरे ननियाल वालों का हल्का है, तो इसलिए मैं उनको जानती हूँ कि सारी तंग तंग ही गलियां हैं, वो कोई ऐसे खुले नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कोई मसला हो। और असद तूर ने भी उस हल्के का किया था, तो उसने मुझे कहा था कि काफी टफ मुकाबला है वहां पे। और ये बात भी है, क्योंकि यास्मीन राशिद का वहां पे काफी वोट बैंक है, और वो नवाज साहब के मुकाबले में भी यास्मीन राशिद का अपना वहां पे काफी वोट बैंक है, और उन्होंने लिया हुआ, लेकिन वो हल्का ऐसे ही है, तंग तंग गलियां ही हैं उसके अंदर। और वहां पे मोनी रोड हो गया और इस्लामपुरा हो गया, उन जगहों के ऊपर नवाज का वोट बैंक ज्यादा है। और मतलब कुछ जगहों के ऊपर PTI का जोर ज्यादा है, कुछ जगहों पे नवाज का ज्यादा है, लेकिन वो 30 से ज्यादा जगहों के ऊपर उन्होंने सारी अपनी जो रैली है वो घुमाई है। तो हर वो रिपोर्टर का अपना वो होता है। हाले जो दुनिया के ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर जब उन्होंने बीपर दिया था, चीज और है जो कि मैंने देखा कि अमूमी तौर पे जब भी आप इस तरह की फुटेजेस वगैरह देखते हैं, तो इनके एक्स अकाउंट पे, जिसे ट्विटर कहते हैं, आप अगर देखें तो मरियम औरंगजेब की, अगर आप एक्स अकाउंट पे रैली की 3 तस्वीरें उन्होंने शेयर की थी। अच्छा, अब एक तस्वीर की उन्होंने अपने जो गाड़ी थी, गाड़ी की तस्वीर शेयर करने से नहीं पता चलता कि लोग कितने हैं। दूसरी शेयर की, फिर वो फूलों से लदी हुई गाड़ी थी। तीसरे में कुछ लोग जो हैं, वो कुछ लोग तो आपको पता है कि कोई बंदा सियासतदान बाहर निकले बड़ी गाड़ी लेकर पीछे लग जाते हैं। तो उसके अंदर से भी, तस्वीरों के अंदर से भी मुझे नतीजा मिला है, आपके पास दिखाने को कुछ नहीं था। और मरियम और नवाज नहीं जहीर, मैंने बड़ी मुख्तलिफ किस्म की फुटेजेस बहुत से लोगों की देखी जो रैली के अंदर मौजूद थे, उनकी मैंने वो फुटेजेस देखी थी। आप मरियम नवाज के से कि मरियम नवाज कम ही करती हैं, वो आपको पता होगा, जलसे की भी कोई एक आध किसी ने की हो तो उसको वो आरटी कर देती हैं। लेकिन मैंने रैली की मुख्तलिफ किस्म की फुटेज मुख्तलिफ देखी थी। मैं आपको एक बात यही बताने लगी थी कि दुनिया न्यूज की आपने बात की, उसके ब्यूरो चीफ का मैंने चैनल के ऊपर जब बीपर सुना तो उसने कहा जी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले कर रहे हैं। लेकिन जब वो सोशल मीडिया के ऊपर एक यूट्यूबर्स के साथ बैठे हुए थे, तो वहां से बैठ के देखे जी ये रैली अभी स्टार्ट हुई है, यहाँ से बंदे यहाँ से यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, तो वो स्टार्ट था बिल्कुल रैली का। गलियों में आपको पता है औरतें अमूमी तौर पे निकल आती है, तो छतों के ऊपर भी एक औरत थी जिसने मस्टर्ड कलर के कपड़े पहने हुए थे, और नहीं कुछ भी नहीं छतों, था। नहीं बहुत ज्यादा छतों की तस्वीरें आई थी और फुटेजेस आई थी जहां से अंदर से औरतें फूल फेंक रहे थे। जिस जिस जगह पे इन्होंने दुनिया वालों ने किया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने इकराम शाह, मुझे कैमरामैन का नाम भी याद है, उसने कहा इकराम शाह ऊपर करके दिखाए, ऊपर कोई बंदा नहीं था। नहीं मैंने बहुत सी फुटेजेस देखी थी जो अंदर से खवातीन जो थी वो फूल फेंक रही थी, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी है। क्योंकि जाहिर है आजकल सारा दिन काम ही ये होता है। अच्छा, अब हम जल्दी से हमारे हो गया, अब मुझे नौरोवाल को थोड़ी सिचुएशन बता दे, आप गए, आप ग्राउंड पे क्या नजर आया? क्योंकि कोई मैंने किसी का पढ़ा था जो मुकामी थे, वो कह रहे थे कि जी दानियाल
चौधरी के जो वालिद है अनवर अजीज, वो नारोवाल के लिए इसी तरह जिस तरह के नवाशी पंजाब के लिए, तो उनको नहीं हराया जा सकता। तो दानियाल अजीज जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इब्रारुल हक ने शायद दस्तबरदार हो गए हैं। तो अब क्या सिचुएशन है वहां पे? 2 हल्के हैं नारोवाल के, वहां पे पीटीआई का आजाद उम्मीदवार है, दानियाल उस कहीं पे नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जाते हुए मुझे उस तरह की गहमा गहमी जो है ना, यहाँ से मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं नारोवाल जाता हूँ कि हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे, गुजर खान, गुजरात, जेलम, इस तरह की गहमा गहमी नजर नहीं आई थी। ये खैर मेरी यहाँ की ऑब्जर्वेशन है जो इलेक्शन के टाइम होनी चाहिए थी। लेकिन एहसन इकबाल के हवाले से देखिए, मैं एक चीज मैं बड़ी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैं अभी तक ये समझता था कि एहसन इकबाल साहब ने शायद कुछ काम नहीं करवाया। बाय द वे, मैं एक अगर यही मेरी परसेप्शन ये थी, लेकिन मैं मेरी वहां जाके हैरानी का आलम था कि वहां पे उन्होंने एजुकेशन के लिए वाकई काम किया है। और ये कोई भी पार्टी से मुबर्रा होके, मेरे ख्याल में जो बंदा खुद अगर पढ़ा लिखा है, अच्छा है, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर आता है। उनकी प्रायोरिटी तालीम थी, तो तालीम फिर वहां पे नजर आई है। वहां पे 3 यूनिवर्सिटीज हैं। नौरोवाल वो जगह है जहां जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है, जो बिल्कुल यानी कि सियालकोट से भी हट के लोग समझते हैं कुछ भी नहीं है। हमने वहां के जरिए से भी और इनडायरेक्ट तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड भी, मैंने एहसन साहब से मैंने खुद पूछा उनसे, तो उनका जवाब क्या था वो तो खैर ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन मैं जराइक के हवाले से भी, कि वहां पे इवन उनको यूनिवर्सिटी बनाने की पादाश में भी शहबाज शरीफ साहब की बातें सुननी पड़ी है। मैं एहसन साहब के करीबी जराइक के हवाले से बात बताना चाह रहा हूँ कि उन वो जी आपने पैसा रोड़ दिया, पैसा रोड़ दिया, उन्होंने वहां पे काम किए शहबाज हैं। शरीफ को लगता है सिर्फ मेट्रो पसंद है, सिर्फ पुल बना दो, ओवरहेड ब्रिज बना दो। बिल्कुल। और उन्होंने जो है पिछली दफा आपको याद है कि पंजाब में सबसे ज्यादा अगर किसी ने वोट लिए थे वो एहसन इकबाल थे, 1,71,000 वोट थे। और ये 60 या 71,000 की या 60 लाख हजार की जो लीड थी वो थी उनकी। अभी ये जो दानियाल की आपने बात की, दानियाल शानियाल का वहां पे कोई वो नहीं है, वहां भी पार्टी का वोट है, आजाद उम्मीदवार की कोई हैसियत नहीं है। तो मुकाबला जो है वो एज कम्पेयर टू ख्वाजा आसिफ, मैं बता रहा हूँ आपको, एहसन इकबाल जो वाज़ेह तौर पे बिल्कुल आगे नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ वाला जो हल्का है वो मसाइल का शिकार है। लेकिन हाँ, वहां पे हमें उस्मान डार का पहले भी वोट था, तो अब उनकी वालदा जिस तरह निकली, शायद सिंपथीज वोट ज्यादा हो। लेकिन जहीर, पीटीआई का क्या वोट बैंक इमरान खान का नहीं है नारोवाल के अंदर? क्योंकि इब्रारुल हक ने भी अच्छे खासे वोट लिए थे 2018 में। हाँ हाँ, लाख के करीब थे ना, लेकिन वो मसला फिर ये है ना कि इस एक तो पार्टी की जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पे सामने है, और आजाद उम्मीदवार और ये वाली अनसर्टेनिटी ज्यादा है। लेकिन उससे बढ़ के ये है कि वहां के लोगों के हवाले से हम, मैंने उससे पूछा कि आपका डिस्ट्रिक्ट फिर क्यों इतना सामने नहीं आया जब आप लोगों ने इतना अगर कोई काम किया हुआ है। तो उन्होंने कहा जी मेरे लोग मेरे से कन्विंस है। तो वो कहता है आपको नजर आएगा कि मेरे लोग मेरे काम से, मेरे उन चीजों से कन्विंस है। तो देखते हैं आप। लेकिन ये है कि वहां पे चीजें जो है, वो वेटनरी यूनिवर्सिटी है, जनरल यूनिवर्सिटी बनाई, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स बनाया, कॉम्प्लेक्स, हाँ हाँ हाँ। जिसके ऊपर उन्होंने वो रेफरेंस वगैरह भी था। लेकिन उससे उसके अलावा 3 यूनिवर्सिटी, फिर एक जो, मैं किसी जमाने में फार्मास्यूटिकल में रहा हूँ, जो डीएचक्यू है ना, वो पिंडी का डीएचक्यू हो, या मैंने डीएचक्यू हॉस्पिटल तकरीबन मैंने 10 से 11 पंजाब के जिलों के देखे हुए हैं, वहां पे मैंने विजिट किया हुआ है। मेरे लिए हैरानी का बायस था कि ना सिर्फ बाहर से वो डीएचक्यू अच्छा हॉस्पिटल अच्छा है एज कम्पेयर टू बाकी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट, बल्कि वो अंदर जाके भी उसके अंदर काफी सहूलियात है। अगर आपकी तरफ से ये बात आ रही है तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये एहसन इकबाल के लिए। ये बिल्कुल फेयर मैं बता रहा हूँ इससे। आप मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने यूनिवर्सिटियां खड़ी की हैं, और ना सिर्फ नारावाल के लोग और लड़कियां और लड़के वहां पे पढ़ रहे हैं, बल्कि जो दूसरे शहर से भी आते हैं वो भी वहां पे पढ़ रहे हैं। चीज खड़ी हुई नजर आ जाती है। अच्छा ज़हीर, मैं एक चलते चलते आपसे सवाल कर लूं कि एक तो इमरान खान का आया है कि उन्होंने कहा है कि इतवार से सब जो है ना वो अपनी कैंपेन स्टार्ट करे, जो बंदा उम्मीदवार अपनी कैंपेन स्टार्ट नहीं करेगा उसकी टिकट जो है वो कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, आप आखिरी टाइम के ऊपर टिकटें कैंसिल करेंगे, नई टिकटें देंगे, तो लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल रहा हमारा उम्मीदवार कौन है, बड़ी इस बारे में भी कंफ्यूजन है। अच्छा, मैंने आज देखा कि इस्लामाबाद के अंदर पैनाफ्लेक्स लगे हुए थे NA-47 को लेके, कि वहां पे उन्होंने कहा था हम वकीलों की सियासत को नहीं मानते, मैं हूं इमरान खान का नजरियाती कारकुन, वो कोई वकील नहीं था, पता नहीं किसका था। ये शहरी हद तक तो हो जाएगा ना कि जो उन्होंने ऐप बना दिए वो डालेंगे, उनको पता चल जाएगा, उम्मीद है। लेकिन दही इलाकों के अंदर जहाँ सोशल ऐप नहीं है, 4-4 बंदे खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे मैं इमरान खान का उम्मीदवार मैं, और फिर जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि टिकट कैंसिल करते जो। बाय द वे, इस तरह की सिचुएशन मुजफ्फरगढ़ में भी हुई है कि वहां पे जो स्ट्रॉन्ग बंदा था पीटीआई का,
उसको टिकट नहीं दी, लतीफ खोसा ने किसी बड़ी अमीर पार्टी को टिकट दे दी जिसको मुकामी लोग नहीं जानते, तो उसकी वजह से कह रहे थे लैया के अंदर, सॉरी लैया के अंदर ये हुआ, तो उन्होंने कहा था कि बड़ी इसकी वजह से बड़ा मुश्किल होगा नवाज लीग पीटीआई के लिए जीतना। ये सिचुएशन इमरान तक नहीं पहुंच रही कि हो क्या रहा है? देखिए, अंदर तो इमरान खान साहब से जो उन्हें बताया जाता है, जो कितने लिमिटेड उन्हें उनकी एक्सेस है मीडिया के ऊपर, लेकिन उन्हें जो कुछ बताया जाता है, अब जिस तरह लतीफ खोसा का आपने नाम लिया, इस टाइम वो ब्लू आइड हैं किस्म के उनके, और ज़ाहिर है वो अगर किसी को रिकमेंड करेंगे, तो पीटीआई को तो इस टाइम उम्मीदवारों की ज़रूरत थी जब, और अच्छे उम्मीदवारों की ज़रूरत थी क्योंकि इमरान खान साहब अंदर थे। लेकिन उससे बढ़ के ये है कि इतवार का जो इन्होंने कहा है वो जो आपने बात कन्फ्यूजन की है, उसमें अर्बन एरिया के अंदर तो बिल्कुल बात ठीक है। वो जिस तरह इन्होंने अभी से बता दिया है कि कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, कैंडिडेट नहीं लिखा हुआ, वो अलर्ट जो उन्होंने पोर्टल बनाया ना, उस तरह का पोर्टल एक और भी किसी ने बना दिया सेम उसी कलर स्कीम के साथ। लेकिन उन्होंने बता दिया कि ये असल वाले ये हैं और नकल वाला ये फलाना फलाना है। लेकिन अभी जो इतवार वाला बताया है उसका, क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है और इमरान खान साहब को इस चीज का बिल्कुल एहसास है कि अभी भी अगर वो माहौल ना बना तो फिर कब बनेगा। तो अभी मैं देख भी रहा था टिकटॉक के ऊपर शायद कोई जलसा चल रहा है जिसको काफी लोग देख रहे हैं। तो अर्बन एरिया में तो ये वाली कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। रूरल एरिया में अगर कोई बार बार टिकट की चेंज करते हैं टिकट को, तो वो वाकई में मसला होगा। इसका बात ठीक है। ये अर्बन एरिया में भी कई जगह पे हो सकता है क्योंकि हर बंदा ज़हीर एक्सेस नहीं रखता ट्विटर के ऊपर, हर बंदा नहीं रखता टिकटॉक के ऊपर, तो बड़ा उसमें फर्क पड़ जाता है चीजों के ऊपर क्योंकि चीजें कंफ्यूजन फैलाई भी बहुत जाती है। जैसे मैंने भी आपको बता दिया कि एक कैंडिडेट इस्लामाबाद के अंदर बैनर लगा के बैठा हुआ है कि असल नजरियाती कारकुन मैं हूँ, तो वोट भी डिवाइड हो सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी अंजुम अकील के पास बहुत से पीटीआई के जो यूनियन काउंसिल्स के लोग थे वो जाके उनके साथ मिल गए हैं। तो चले जी देखते हैं कि आगे आगे क्या सिचुएशन बनती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो लंबी होगी क्योंकि जाहिर है हमारा 2 दिन का गैप था और हमने काफी चीजें उसमें कवर करनी थी। आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि हम 2-3 वीडियो किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो उसको कवर कर लिया करें। सियासी माहौल है, आपको खबरें चाहिए होती हैं और हम आपको खबरें जो हमारे पास होती है वो देने के लिए तैयार होते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह।